हाँ दोस्तों, नमस्कार। उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप सबको नमस्कार, आप सबको गुड आफ्टरनून। दोस्तों, हम इसके बारे में इस क्लास में मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यक्तित्व टॉपिक पढ़ रहे थे, पर्सनैलिटी। और दोस्तों, व्यक्तित्व में हमने ये पढ़ लिया था व्यक्तित्व शब्द क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी विभिन्न जो परिभाषाएं ये पढ़ ली थी। और व्यक्तित्व के जो प्रमुख सिद्धांत है, कौन कौन से सिद्धांत है और कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। दोस्तों, हम आज एक एक सिद्धांत के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला जो व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है दोस्तों मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत। किसके सिद्धांत? व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत, यानी हम यूं कह सकते हैं व्यक्तित्व के जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, व्यक्तित्व के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनमें से जो सबसे पहला जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत दोस्तों सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। इसी सिद्धांत को व्यक्तित्व का प्रथम व्यापक सिद्धांत माना जाता है। और इसी सिद्धांत के द्वारा दोस्तों व्यक्तित्व शब्द पर सबसे हम यूं कह सकते हैं विस्तृत रूप से इस शब्द पर क्या की गई, व्याख्या की गई थी। तो दोस्तों, जो पहला सिद्धांत है उस सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, जो पहला सिद्धांत है व्यक्तित्व का, उस सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और देखिएगा दोस्तों, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। दोस्तों, इस सिद्धांत के बारे में हम यूं कह सकते हैं, जो मनोविश्लेषण है दोस्तों, इस मनोविश्लेषणवाद के बारे में हम मनोविज्ञान के जितने भी संप्रदाय है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। और इस संप्रदाय का जो प्रतिपादक है दोस्तों, प्रवर्तक है, उनका नाम क्या है? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड। अब देखिएगा, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत किस प्रकार से व्यक्तित्व की व्याख्या करता है? ये सिद्धांत अपने विचार किस रूप से प्रकट करता है व्यक्तित्व के संदर्भ में? तो देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं सिगमंड फ्राइड की ये जो थ्योरी है क्या। देखिएगा, सिगमंड फ्राइड ने दोस्तों मूलतः मन पर विश्लेषण करके एक जो वाद दिया, उस वाद को हम क्या कहते हैं? मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। इस प्रकार का इन्होंने समझाया था दोस्तों कंसेप्ट। एक हमारे पास में जो मन होता है उसका नाम है अनकॉन्शियस माइंड, यानी हम यूं कह सकते हैं अचेतन मन। दूसरा हमारे पास में होता है दोस्तों अर्धचेतन मन। जो अर्धचेतन मन होता है उसका दूसरा नाम है अवचेतन मन। अवचेतन मन, अव का मतलब होता है आधा, इसको कहते हैं दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड। इसके अलावा जो तीसरा मन है उसका नाम है चेतन मन, यानी हम इसका नाम दे सकते हैं दोस्तों कॉन्शियस माइंड। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो तीन प्रकार किसके हैं? मन के तीन प्रकार हैं। और सिगमंड फ्राइड ने दोस्तों मन का विश्लेषण करके जो वाद दिया, उस वाद को क्या कहते हैं? मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है सिगमंड फ्राइड कहाँ के थे? दोस्तों, सिगमंड फ्राइड वियना ऑस्ट्रिया के थे। इस सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़ना है दोस्तों, तो सिगमंड फ्राइड के बारे में एक पर्सनली वीडियो बना रखा है। तो आप यूट्यूब पर जाकर दोस्तों सर्च करो सिगमंड फ्राइड उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर, तो उसके नाम से एक वीडियो आएगा। यदि आपने पहले वाला वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों उस वीडियो को देखो, इसके बारे में मैंने सब कुछ आपको समझा रखा है। देखिएगा दोस्तों, ये जो प्रकार है दोस्तों, ये प्रकार है किसके? ये मन के प्रकार है। और मन का अर्थ दोस्तों मनोविज्ञान में आत्मा ना होकर मस्तिष्क होता है। हम यूं कह सकते हैं मनोविज्ञान में दोस्तों जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है वो दर्शन शास्त्र से हुई है। और वो जो दर्शन शास्त्र था, ये भारतीय दर्शन शास्त्र नहीं था, ये पश्चिमी दर्शन शास्त्र था। और पश्चिमी दर्शन शास्त्र में मन का अर्थ मस्तिष्क है, और जबकि भारतीय दर्शन शास्त्र में मन का अर्थ आत्मा है। अब देखिएगा, ये मन के प्रकार है और कहा कि प्रत्येक मन के साथ में व्यक्तित्व का एक अंग जुड़ा हुआ रहता है। यानी हम यूं कह सकते हैं जो व्यक्तित्व के अंग है, वो व्यक्तित्व के अंग कितने हैं? 3 अंग है। जो पहला है उसका नाम है इदम, या इसी का हम नाम क्या दे सकते हैं? इड। और जो दूसरा है उसका नाम क्या है? ईगो। ईगो का हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? अहम। अहम। और जो तीसरा है इसका नाम क्या है? सुपर ईगो, यानी इसी का हम दोस्तों नाम क्या देते हैं? परम अहम, सुपर ईगो। सुपर ईगो, यानी हिंदी में इसका नाम क्या दे सकते हैं दोस्तों? परम अहम, या इसी का हम नाम दे सकते हैं आदर्श अहम। देखिएगा, ये व्यक्तित्व के 3 पार्ट है। व्यक्तित्व के 3 पार्ट। और दोस्तों ये जो 3 भाग है, ये मन के 3 भाग है।
प्रत्येक मन के साथ में व्यक्तित्व का एक भाग जुड़ा हुआ रहता है। हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, जो अचेतन मन के साथ में व्यक्तित्व का जो भाग जुड़ रखा है उसका नाम क्या है, इड या इदम। और अर्धचेतन मन के साथ में ईगो, और चेतन मन के साथ में सुपर ईगो। अब देखिएगा दोस्तों, जो ये मन है, इस मन में क्या क्या होता है, इस मन का जो पार्ट है दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं इस मन का जो भाग होता है वो 90% होता है, 90% हमारे पास में अचेतन मन होता है। और दोस्तों जो चेतन मन होता है वो 10% होता है। हम यूं कह सकते हैं जो हमारा जो सक्रिय अवस्था रहती है वो चेतन मन, और जो आधी सक्रिय अवस्था रहती है अर्धचेतन मन, और जो बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था रहती है उसका नाम क्या देते हैं, अचेतन मन देते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अचेतन मन में होता है क्या क्या है। अब देखिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं इस अचेतन मन में होता है क्या क्या है। दोस्तों इसके अंदर होती है दमित इच्छा। दमित इच्छा किसे कहते हैं, वो इच्छा जो मर जाती है उनको क्या कहते हैं, दमित इच्छा। इसके अलावा दोस्तों भावना, भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, संवेग, मूल प्रवृत्ति। इसके अलावा दोस्तों यौन ऊर्जा, यौन ऊर्जा। इसके अलावा दोस्तों हम यूं देख सकते हैं कि हमारे पास में जितने भी अमर्यादित, हमारे पास में जितने भी अनैतिक, और हमारे पास में जितने भी दोस्तों हम यूं कह सकते हैं असामाजिक जो गुण होते हैं, वो गुण किस में होते हैं, अचेतन मन में होते हैं। और इस अचेतन के मन के बारे में कहते हैं दोस्तों, इसकी जो गहराई होती है वो अगणित गहराई होती है। अब देखिएगा, ये इनकी मूल थ्योरी थी। इस प्रकार से इन्होंने समझाया किसके बारे में, अचेतन मन के बारे में। और दोस्तों याद रखिएगा, जो अचेतन मन होता है ये अचेतन मन जन्मजात होता है। कैसा होता है, जन्मजात होता है। और बाकी के ये जो दो मन होते हैं, अर्धचेतन मन, हम यूं कह सकते हैं ये जो होता है ये अर्जित होता है, और ये जो होता है दोस्तों ये भी कैसा होता है, अर्जित होता है। ये देखिएगा, ये नैतिकता के नियम पर चलता है, ये वास्तविकता के नियम पर चलता है, ये सुख या आनंद के नियम पर चलता है। ऐसा दोस्तों मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है सिगमंड फ्राइड के बारे में। लेकिन ये दोस्तों ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत या ये मनोविश्लेषणवाद का एक गत्यात्मक जो मन का चित्रण है, ये चित्रण प्रस्तुत क्या करता है, व्यक्तित्व के संदर्भ में। दोस्तों ये व्यक्तित्व के संदर्भ में चित्रण ये करता है कि हमारे अचेतन मन में जो दमित इच्छाएं होती है, ये दमित इच्छाएं रूप बदलकर बाहर आना चाहती है। अब देखिएगा, हम कभी आरएस बनना चाहते थे, हम यूं कह सकते हैं हम कभी आरएस बनना चाहते थे, हम कभी आईएएस बनना चाहते थे, हम कभी फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते थे, लेकिन हम किसी कारणवश नहीं बन पाए। तो वो जो हमारी इच्छा थी वो इच्छा मर गई, और वो इच्छा जो पहले चेतन मन में थी अब वो कहां चली गई, अचेतन मन में चली गई। उनको हम दमित इच्छा कहते हैं। और प्राणी दमित इच्छा को बार बार बाहर लाना चाहता है, या दमित इच्छाएं अपना वेश बदलकर बाहर आना चाहती है। और जिस प्रकार व्यक्ति का अचेतन मन होता है उसी प्रकार का उस व्यक्ति का क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। देखिएगा दोस्तों, इसकी जो कुल मात्रा होती है हम यूं कह सकते हैं 90%। जिस प्रकार की जिस व्यक्ति के पास में जैसी दमित इच्छा, भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, यौन ऊर्जा, अमर्यादित कार्य, नैतिक, अनैतिक, असामाजिक, और जो ये अगणित गहराई होती है, जिस प्रकार का जिस व्यक्ति का अचेतन मन होता है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उसी प्रकार का होता है। ये इस सिद्धांत में समझाया गया है। और ये सिद्धांत किसका द्वारा दिया गया, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। दोस्तों कई बार यहां से प्रश्न आ जाता है, व्यक्तित्व का जो प्रथम व्यापक सिद्धांत है ये यही सिद्धांत है। हम लिख सकते हैं व्यक्तित्व का प्रथम व्यापक सिद्धांत, व्यक्तित्व का प्रथम व्यापक सिद्धांत, व्यक्तित्व का प्रथम व्यापक सिद्धांत, यही सिद्धांत है दोस्तों, व्यक्तित्व का प्रथम व्यापक सिद्धांत। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने इस सिद्धांत में क्या कहा है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार दोस्तों हम यूं कह सकते हैं, जो अचेतन मन होता है, अचेतन मन व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण, व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। जो दोस्तों व्यक्तित्व का निर्धारण करता है वो कौन सा मन करता है, अचेतन मन करता है। व्यक्तित्व का निर्धारण अचेतन मन करता है। यानी व्यक्तित्व जो होता है दोस्तों वो लगभग कितना, अचेतन मन जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है, 90% होता है। कितना प्रतिशत, 90%। इसी अचेतन मन में हमारे पास में क्या होती है, भावना। इसी में क्या होते हैं, हम यूं कह सकते हैं संवेग।
इसी में क्या होती है, मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, ये सारे के सारे इसी में होते हैं। इसकी जो गहराई होती है दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं इसकी एक गणित गहराई होती है, एक गणित गहराई होती है। तो देखिएगा हमारा जो व्यक्तित्व का निर्धारण करता है वो निर्धारण कौन सा मन करता है, अचेतन मन करता है। इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं इन्होंने जो मूल प्रवृत्ति है, इस मूल प्रवृत्ति को यौन ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया है। मूल प्रवृत्ति को यौन ऊर्जा, हम यूं कह सकते हैं मूल प्रवृत्ति को यौन ऊर्जा बल देती है, यौन ऊर्जा बल देती है। ये किसने कहा, सिगमंड फ्राइड ने, जिसे लिबिडो कहा, जिसे क्या कहा, लिबिडो। यानी यौन ऊर्जा का जो केंद्र है, यौन ऊर्जा जो मूल प्रवृत्ति को बल देती है, उस यौन ऊर्जा का इन्होंने क्या कहा, लिबिडो कहा। तो देखिएगा लिबिडो क्या है दोस्तों, या लिबिडो शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया। सिगमंड फ्राइड ने जो लिबिडो के बारे में बताया दोस्तों, वो हम यूं कह सकते हैं ये बताया लिबिडो के बारे में कि जो यौन ऊर्जा होती है, जो मूल प्रवृत्ति को क्या देती है, बल देती है। हम यूं कह सकते हैं यौन ऊर्जा जो हमारे व्यक्तित्व में जो प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, उसका जो इन्होंने नाम दिया, वो नाम क्या दिया, लिबिडो दिया। अब देखिएगा दोस्तों, इन्होंने हम यूं कह सकते हैं इस लिबिडो के बारे में, या जो लिबिडो की जो मनोलैंगिक अवस्था बताई है, वो मनोलैंगिक अवस्थाएं कितनी बताई है, 5 मनोलैंगिक अवस्था बताई है। हम यूं कह सकते हैं 5 मनोलैंगिक अवस्था, 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं। देखिएगा ये 5 जो मनोलैंगिक अवस्थाएं हैं दोस्तों, ये 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं किसने बताई है, सिगमंड फ्राइड ने बताई है। इन 5 मनोलैंगिक अवस्था में हम यूं कह सकते हैं नंबर 1 पर जो अवस्था है उसका नाम इन्होंने क्या रखा दोस्तों, 5 अवस्थाएं बताइए, 5 अवस्थाएं बताइए। मनोलैंगिक कुल कितनी अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं। जो पहली अवस्था बताइए उसका नाम मुखावस्था, मुखावस्था। और दूसरी अवस्था बताइए दोस्तों, उसका नाम क्या बताया, गुद्दा अवस्था। और जो तीसरी अवस्था बताइए उसका नाम बताया शेषना अवस्था, शेषना अवस्था। और जो चौथी अवस्था बताइए अव्यक्ता अवस्था, अव्यक्ता अवस्था। और जनन इंद्रिय अवस्था, जनन इंद्रिय अवस्था। देखिएगा इन्होंने जो अवस्थाएं बताई है दोस्तों, वो अवस्थाएं कितनी बताई है, 5 अवस्थाएं बताई है। अब देखिएगा प्रत्येक अवस्था की आयु, देखिएगा ये जो अवस्था चलती है हम यूं कह सकते हैं 0 से लेकर 1 वर्ष तक चलती है, मुख अवस्था। इसके बारे में दोस्तों जो गुद्दा अवस्था है ये 1 से लेकर 3 वर्ष तक चलती है। और जो शेषन अवस्था है ये 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक चलती है। और जो अव्यक्ता अवस्था है ये 6 से लेकर 12 वर्ष तक चलती है। और जो 13 से लेकर दोस्तों 18 वर्ष तक चलती है, उस अवस्था का नाम क्या है, जननेंद्रिय अवस्था है। अब देखिएगा इस अवस्था में हम यूं कह सकते हैं यौन ऊर्जा का जो केंद्र होता है, हम यूं कह सकते हैं जो केंद्र होता है वो क्या होता है, मुख होता है। और इस अवस्था में यौन ऊर्जा का जो प्रमुख केंद्र होता है वो क्या होता है, मल मूत्र के मार्ग होते हैं। इस अवस्था में यौन ऊर्जा दोस्तों सक्रिय होती है। और इस अवस्था में यौन ऊर्जा क्या रहती है, लुप्त रहती है। और इस अवस्था में पुनः जनन अंगों में यौन ऊर्जा स्थापित हो जाती है। अब देखिएगा दोस्तों इन जो अवस्था की जो प्रमुख बातें हैं, वो प्रमुख बातें आपको याद क्या रखनी है कि इस अवस्था में, मुख्य अवस्था में हम यूं कह सकते हैं जो यौन ऊर्जा होती है, यौन ऊर्जा को प्रमुख जो केंद्र होता है वो केंद्र क्या होता है, मुख होता है। और इस अवस्था में हम यूं कह सकते हैं जो यौन ऊर्जा होती है, इस यौन ऊर्जा का जो प्रमुख केंद्र होता है हम यूं कह सकते हैं मल मूत्र मार्ग, मल मूत्र के मार्ग। और इस अवस्था में हम दोस्तों यूं कह सकते हैं, इस अवस्था में दोस्तों जो यौन ऊर्जा, आपको ये याद रखना है, यौन ऊर्जा सक्रिय रहती है। इस अवस्था में यौन ऊर्जा क्या होती है, निष्क्रिय रहती है। और इस अवस्था में यौन ऊर्जा हम यूं कह सकते हैं जनन अंगों में स्थापित हो जाती है, जनन अंगों में स्थापित। और यही कारण है दोस्तों, आप ये याद रखिएगा, सिगमंड फ्राइड के अनुसार दोस्तों शैशव अवस्था में भी यौन ऊर्जा क्या रहती है, सक्रिय रहती है।
और बाल्यावस्था में यौन ऊर्जा क्या होती है, हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, और वापस जब हम यूं कह सकते हैं किशोरावस्था में वापस क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। तो एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो सिद्धांत था, ये सिद्धांत किसका था, सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत था। सिगमंड फ्राइड ने ये कहा कि ये जो विभिन्न 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं होती है दोस्तों, इस मनोलैंगिक अवस्था में जिस प्रकार प्राणी यौन ऊर्जा की प्राप्ति करता है या इनसे जितना संतुष्ट होता है या असंतुष्ट होता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उसी प्रकार का होता है। अब देखिएगा अगला जो सिद्धांत है दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं जो सिद्धांत है वो शरीर रचना के आधार पर है। किसके आधार पर है, शरीर रचना के आधार पर। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत, शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत। अब देखिएगा शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत, यानी शरीर रचना के आधार पर 2 मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो वो 2 मनोवैज्ञानिक है कौन कौन से, तो सबसे पहले दोस्तों आप ये याद रखिएगा कि 2 मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं, इन्होंने कहा जिन व्यक्तियों का शरीर जिस प्रकार का होता है उनका व्यक्तित्व उसी प्रकार का होता है, यानी शरीर के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व की व्याख्या की। उनमें से जो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है शेल्डन, और उसके बाद में जो व्यक्तित्व की व्याख्या जिन्होंने शरीर आधार पर की उनका नाम है क्रेसमर। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं शेल्डन के बारे में, यानी शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या कुल कितने मनोवैज्ञानिकों ने की, 2 मनोवैज्ञानिकों ने की। जो पहला नाम है दोस्तों उनका नाम है शेल्डन, और दूसरा जो नाम है उनका नाम है क्या है, क्रेसमर। यानी जो पहला सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, शेल्डन का। इधर हमने क्या ले लिया, शेल्डन, और दूसरा जो मनोवैज्ञानिक है दोस्तों उनका नाम क्या, क्रेसमर, या इन्हीं का दूसरा नाम मिलता है क्रेचमर। 2 नाम मिलते हैं, क्रेसमर या क्रेचमर, दोनों में से कोई नाम दे दो, क्रेसमर या क्रेचमर। अब देखिएगा इतना ऐसा याद रखिएगा दोस्तों इनके बारे में, यदि किसी शब्द के अंत में कार शब्द आ जाए तो उसका वर्गीकरण किसने किया, शेल्डन ने किया है। और यदि किसी के लास्ट में अंत में दोस्तों काय शब्द आ जाए, यानी देखो के से क्रेसमर, के से काय, यदि कार शब्द आ जाए, काय शब्द, तो वो क्रेसमर का होगा, और यदि कार आ जाए तो वो किसका होगा, शेल्डन का होगा। जैसे देखिएगा शेल्डन ने जो पहला बताया उसका नाम है दोस्तों गोलाकार, गोलाकार, यानी अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, कार, तो कार आते ही अंत वाला किसका होगा, शेल्डन का होगा। दूसरा इन्होंने बताया दोस्तों आयताकार, दूसरा इन्होंने व्यक्तित्व का जो प्रकार बताया वो कौन सा बताया, आयताकार। और जो तीसरा इन्होंने व्यक्तित्व का प्रकार बताया वो कैसा बताया, लंबाकार, लंबाकार। तो देखिएगा 3 व्यक्तित्व के प्रकार बताए इन्होंने, कितने प्रकार, 3 प्रकार, पहला गोलाकार, दूसरा आयताकार, और तीसरा कौन सा बताया, लंबाकार बताया। और क्रेसमर के बारे में इतना याद रखिएगा, जिसके अंत में काय आ जाए इसका मतलब वो क्या होगा, क्रेसमर का होगा। जैसे देखिएगा कृष्णकाय, पहला जो इनका है उसका नाम क्या, कृष्णकाय, अंत में क्या आ रहा है, काय आ रहा है। दूसरा जो इन्होंने बताया दोस्तों हम यूं कह सकते हैं पुष्टकाय, पुष्टकाय, और पुष्टकाय का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, सुडोलकाय, पुष्टकाय, या हम यूं कह सकते हैं सुडोलकाय। और जो तीसरा प्रकार बताया दोस्तों इसका हम नाम दे सकते हैं स्थूलकाय, 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 या स्थूलकाय, या इसी का हम नाम दे सकते हैं दोस्तों लंबकाय, लंबकाय। अब देखिए दोनों ने व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं दोस्तों वो कितने बताए हैं, यानी शेल्डन ने भी शरीर रचना के आधार पर 3 प्रकार बताए हैं, और जो क्रेसमर ने भी दोस्तों शरीर रचना के आधार पर जो प्रकार बताए हैं वो कुल कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए हैं। अब देखिएगा शेल्डन का याद रखिएगा, गोलाकार, नंबर जो 1 बताया वो क्या बताया, गोलाकार, नंबर जो 2 बताया उसका नाम क्या है, आयताकार, और नंबर जो 3 बताया उसका नाम क्या है, लंबाकार। और जो क्रेसमर ने बताया दोस्तों, नंबर 1 बताया क्रेसकाय, और नंबर 2 पुष्टकाय या सुडोलकाय, और नंबर जो 3 बताया उसका नाम क्या, स्थूलकाय या लंबकाय। इनके अनुसार दोस्तों शेल्डन ने कहा कि जो व्यक्ति गोल होते हैं, यानी जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व गोल के लगभग गोलाकार होता है, वो व्यक्तित्व होते कैसे हैं।
अब इनके बारे में इन्होंने कहा वो व्यक्ति कैसे होते हैं, हंसमुख होते हैं। कैसे होते हैं, हंसमुख होते हैं। इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं जो ये व्यक्ति होते हैं ये परंपरावादी होते हैं, परंपरावादी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं ये भोजन प्रिय होते हैं, भोजन प्रिय होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये शौकीन मिजाजी होते हैं, शौकीन मिजाजी होते हैं, शौकीन मिजाजी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आयताकार होते हैं, ये आयताकार के बारे में बताया इन्होंने, जो आयताकार वाले होते हैं ये रोमांस प्रिय होते हैं, आयताकार रोमांस प्रिय। इसके अलावा इन्होंने बताया ये हष्ट-पुष्ट होते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं। ये क्रोधी होते हैं। कैसे होते हैं, क्रोधी होते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो तीसरा प्रकार बताया दोस्तों, वो तीसरा प्रकार किसका बताया, लंबाकार का। इन्होंने बताया जल्दी थकने वाले होते हैं, जल्दी थकने वाले होते हैं, थकने वाले। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने ये बताया कि ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, हम लंबाकार के बारे में, ये आलस्यपूर्ण होते हैं, आलस्य से युक्त होते हैं, आलस्य वाले होते हैं। इसके अलावा जो लंबाकार होते हैं वो एकांत प्रिय होते हैं। कैसे होते हैं, एकांत प्रिय। उसी प्रकार से इन तीनों के आधार पर ही ये व्याख्या की है। तो व्याख्या किसने की है, क्रेसमर ने की है। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं जो क्रेसमर के हैं वो 4 है। दोस्तों जो क्रेसमर के हैं वो 4 नहीं है, वो 3 ही है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या की थी, या हम यूं कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शरीर के आधार पर व्यक्तित्व को हम यूं कह सकते हैं व्याख्या किया था। लेकिन जो व्यक्तित्व के शरीर रचना के आधार पर जो प्रमुख ये सिद्धांत है वो दोस्तों ये 2 ही सिद्धांत है। अब देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में इतना सा याद रखना, शेल्डन आते ही अंत में आपको कार मिलेगा और क्रेसमर आते ही अंत में आपको क्या मिलेगा, काय मिलेगा। एक विद्यार्थी का कमेंट आया जो हिप्पोक्रेटस है। दोस्तों जो हिप्पोक्रेटस है उन्होंने भी बताया था, इनका भी पढ़ेंगे हम। अब देखिएगा दोस्तों आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा अगला जो सिद्धांत है दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं शील गुणों के आधार पर। किसके आधार पर, शील गुणों के आधार पर, या हम यूं कह सकते हैं शील गुणों का सिद्धांत। अब देखिएगा व्यक्तित्व का दोस्तों जो शील गुणों का सिद्धांत है, वो शील गुणों का सिद्धांत किसने दिया था। अब देखिएगा शील गुणों का सिद्धांत भी दोस्तों कुल कितने मनोवैज्ञानिकों ने दिया था, हम यूं कह सकते हैं 2 मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। पहला जो सिद्धांत दिया शील गुणों का सिद्धांत, वो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ओलपोर्ट के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, ओलपोर्ट के द्वारा। सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें यह समझना होगा जो शील गुण होते हैं, ये शील गुण होते क्या। हम यूं कह सकते हैं कि जो दोस्तों हम व्यवहार करते हैं एक दिन भर में, जो व्यवहार सबसे ज्यादा निकलकर हमारा बाहर आता है, यानी हमारे व्यवहार की वह संज्ञाएं जो अक्सर सुसंगत और हम यूं कह सकते हैं सुसंगत और तर्कपूर्ण हो, उनको हम क्या कहते हैं, शील गुण कहते हैं। अब देखिएगा शील गुणों के बारे में हम यूं कह सकते हैं हमारे व्यवहार में पाए जाने वाले वह गुण जो हमारे व्यवहार की व्याख्या करते हैं, उनको क्या कहते हैं, शील गुण कहते हैं। एक व्यक्ति दिन भर में जितना व्यवहार करता है, आप नोट कीजिए सर्वाधिक व्यवहार कौन सा किया उसने। दूसरे दिन जो व्यक्ति फिर व्यवहार करता है, आप नोट कीजिए सर्वाधिक व्यवहार कौन सा किया है। जो सर्वाधिक व्यवहार उससे बाहर निकल कर आता है वो उस व्यक्ति के क्या होते हैं, शील गुण होते हैं। जैसे महात्मा गांधी कोई भी क्रिया करते थे, कोई भी व्यवहार करते थे, सर्वाधिक बाहर निकल कर क्या आता, अहिंसा। जैसे आप रावण कोई भी क्रिया करता, कोई भी व्यवहार करता तो सर्वाधिक बाहर निकल कर क्या आता, अहंकार। तो अहंकार, अहिंसा और कर्ण, आपने नाम सुना होगा, जो भी व्यवहार करता था बाहर निकल कर क्या आता था, हम यूं कह सकते हैं दानवीरता। तो ये जो व्यक्तियों के ऐसे व्यवहार होते हैं जो बार बार उसके व्यवहार में आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, शील गुण कहते हैं। शील गुणों की व्याख्या दोस्तों सबसे पहले जिन्होंने की उनका नाम क्या है, ओलपोर्ट। और ओलपोर्ट ने दोस्तों शील गुणों के कुल कितने प्रकार बताए, 2 प्रकार बताए। यानी हम यूं कह सकते हैं शील गुणों के इन्होंने जो प्रकार बताए हैं वो दोस्तों कितने प्रकार बताए हैं, 2 प्रकार बताए हैं। एक जो पहला प्रकार बताया उसका नाम है दोस्तों सामान्य शील गुण।
कौन से शील गुण? सामान्य शील गुण। और जो दूसरा प्रकार बताया दोस्तों उसका नाम क्या? विशिष्ट शील गुण। विशिष्ट शील गुण। अब देखिएगा विशिष्ट शील गुण, विशिष्ट शील गुण और जो पहला है उसका नाम क्या है? सामान्य शील गुण। अब देखिएगा जो सामान्य शील गुण है दोस्तों इसके बारे में यूं कह सकते हैं लगभग ये सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। सभी व्यक्तियों में या हम यूं कह सकते हैं समाज के बड़े समूह में, समाज के बड़े समूह में पाए जाते हैं। समाज के बड़े समूह में पाए जाते हैं। अब देखिएगा जैसे देखिएगा कौन कौन से, हम यूं कह सकते हैं प्रशंसा। देखिएगा प्रशंसा, हम यूं कह सकते हैं दोस्तों सम्मान। प्रशंसा, सम्मान, हम यूं कह सकते हैं सहयोग। ये जो होते हैं ये लगभग हर व्यक्तियों में पाए जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सामान्य शील गुण कहते हैं, जनरल सामान्य शील गुण। अब देखिएगा विशिष्ट शील गुण जो व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं, व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं, व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं। जो दोस्तों व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशिष्ट शील गुण कहते हैं। और जो हम दोस्तों जो सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं, लगभग सामान्य व्यक्तियों में, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य शील गुण। और जो व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं उस व्यक्ति विशेष के शील गुणों को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट शील गुण कहते हैं। दोस्तों यहां पर आप याद रखिएगा जो विशिष्ट शील गुण है, इस विशिष्ट शील गुण के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। एक जो शील गुण बताए हैं वो हम यूं कह सकते हैं प्रमुख शील गुण। कौन से शील गुण? प्रमुख शील गुण। ये विशिष्ट शील गुणों के प्रकार है। प्रमुख शील गुण, देखिएगा प्रमुख शील गुण किसको कहा है? इन्होंने कहा वह शील गुण जो छिपाने से भी नहीं छिपते हैं, इनको क्या कहा? प्रमुख शील गुण। यानी प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देने वाले, प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देने वाले, प्रत्येक व्यवहार में, यानी आप जो भी व्यवहार करोगे उस व्यवहार में अक्सर आपको यह शील गुण देखने को मिलेगा। प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देते हैं। जैसे देखो कौन कौन से होते हैं ऐसे, जैसे देखिएगा आपने नाम सुना महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी का जो शील गुण था दोस्तों, इस शील गुण का नाम क्या था? अहिंसा। इनके प्रत्येक व्यवहार में यह दिखाई देता था। यानी शील गुण का दोस्तों हम अर्थ क्या लगाते हैं कि आपके व्यवहार में उपस्थित वह गुण जो आपके व्यवहार में अक्सर दिखाई देता है उन्हें क्या कहते हैं? शील गुण कहते हैं। तो महात्मा गांधी का कौन सा हो गया? अहिंसा हो गया। प्रत्येक व्यवहार में जो दिखाई देते हैं उनको नाम क्या दिया इन्होंने? प्रमुख शील गुण। जैसे देखिएगा प्रमुख शील गुण में, इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कि जो रावण था, रावण में जो शील गुण था वो कौन सा था? अहंकार। अहंकार। इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं जो कर्ण था, कर्ण में जो शील गुण था उसका नाम क्या था? दानवीरता। दानवीरता। ये जो शील गुण है दोस्तों, अहिंसा, दानवीरता, जैसे रावण का अहंकार, कर्ण का क्या हो गया? दानवीरता हो गया, और महात्मा गांधी का क्या हो गया? अहिंसा। इनको हम प्रमुख शील गुण कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो दूसरा शील गुण बताया उसका नाम केंद्रीय शील गुण, यानी जो कभी कभी दिखाई देते हैं, इनका नाम क्या दिया इन्होंने? केंद्रीय शील गुण। कभी कभी दिखाई क्या देते हैं दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं। और तीसरा इन्होंने जो प्रकार बताया वो गौणशील गुण। गौणशील गुण, गौणशील गुण। अब देखिएगा एक है केंद्रीय शील गुण, दूसरा है गौणशील गुण। केंद्रीय शील गुण किसे कहते हैं? जो कभी कभी दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रीय शील गुण। कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई देता है। जैसे देखिएगा शौर्य, साहस, बलिदान, त्याग, ये सारे के सारे कैसे? केंद्रीय शील गुण है। गौणशील गुण में हम यूं कह सकते हैं ये छिपे हुए रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? छिपे हुए, छिपे हुए रहते हैं। जैसे वात्सल्य, दया, परोपकार, ये सारे के सारे छिपे हुए रहते हैं। जो छिपे हुए रहते हैं किसी के व्यवहार में उनको गौणशील गुण, और जो कभी कभी दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं? केंद्रीय शील गुण। देखिएगा वापस समझिएगा, जो ओलपोर्ट है दोस्तों शील गुणों का जो सबसे पहले सिद्धांत दिया था, वो शील गुणों का सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया? हम यूं कह सकते हैं ओलपोर्ट ने दिया। ओलपोर्ट ने शील गुणों के दोस्तों जो प्रकार बताए
वो कुल कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार, सामान्य शील गुण और इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं विशिष्ट शील गुण। सामान्य शील गुण जो सामान्यतः सभी व्यक्तियों में पाया जाता है और विशिष्ट शील गुण जो व्यक्ति विशेष में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने विशिष्ट शील गुणों को 3 भागों में विभाजित किया था। प्रमुख शील गुण जो व्यक्ति विशेष में पाया जाता है, केंद्रीय शील गुण जो कभी कभी दिखाई देता है, और इसके अलावा गौणशील गुण हम यूं कह सकते हैं ये व्यवहार में छिपे हुए रहते हैं। तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थियों के आ रहे हैं, जैसे भामाशाह, दानवीरता, महाराणा प्रताप, वीर्यता, शौर्यता, स्वाभिमान, ये क्या कैसे है गौण प्रमुख शील गुण है। अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो दूसरा शील गुणों का सिद्धांत दिया था, शील गुण का सिद्धांत या शील गुणों का सिद्धांत, शील गुणों का सिद्धांत। और जो दूसरा शील गुणों का सिद्धांत दिया था दोस्तों, वो दूसरा शील गुणों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हम यूं कह सकते हैं केटल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? केटल के द्वारा दिया गया। इन्होंने दोस्तों जो शील गुणों के जो प्रकार बताए हैं, हम यूं कह सकते हैं शील गुणों के 2 प्रकार बताए हैं। शील गुणों के 2 प्रकार बताए हैं। शील गुणों के कुल कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए। नंबर जो 1 प्रकार बताया इन्होंने कहा स्रोतशील गुण, स्रोतशील गुण। और दूसरा जो प्रकार बताया दोस्तों इन्होंने कहा सतहीशील गुण, स्रोतशील गुण। और जो दूसरा प्रकार है दोस्तों उसका इन्होंने नाम क्या बताया? सतहीशील गुण। एक तो इसके बारे में ये याद रखिएगा। दूसरा दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने हम यूं कह सकते हैं शील गुणों के लिए एक मापनी का निर्माण किया था। शील गुणों के मापने के लिए एक मापनी का निर्माण किया। शील गुणों के लिए एक मापनी बनाई, एक मापनी बनाई। और ये मापनी किसने बनाई थी दोस्तों? केटल ने बनाई। और उस मापनी का नाम क्या है? 16pf, 16pf इस मापनी का नाम है दोस्तों, 16pf। अब देखिएगा 16 कुल द्विध्रुवीय शील गुण बताए, इस कारण 16 नाम दिया गया। पी का मतलब है प्रश्न और एफ का मतलब क्या है? फैक्टर। हम यूं कह सकते हैं 16 व्यक्तित्व कारक। इसका हिंदी में नाम देना चाहें दोस्तों तो हम नाम दे सकते हैं 16 व्यक्तित्व कारक, 16 व्यक्तित्व कारक, 16 व्यक्तित्व कारक, 16 व्यक्तित्व कारक। ये इन्होंने प्रकार बताए हैं, 16 व्यक्तित्व कारक। अब देखिएगा शील गुणों के लिए एक मापनी बनाई जिसे 16pf या 16 व्यक्तित्व कारक कहते हैं। और को कुल जो शील गुण बताए हैं वो कुल शील गुण कितने बताए हैं? 2। हम यूं कह सकते हैं स्रोतशील गुण, और दूसरा जो शील गुण बताया उसका नाम क्या है? सतहीशील गुण। देखिएगा दोनों होते क्या है, जिससे देखिएगा दोस्तों इस प्रकार हम यूं ले सकते हैं कि जो केंद्र में शील गुण छिपा हुआ रहता उसका इन्होंने नाम क्या दिया? स्रोतशील गुण। हमारे व्यवहार में छिपा हुआ केंद्र का जो शील गुण है उसका नाम क्या दिया गया? स्रोतशील गुण दिया गया। और दूसरा ये कहा गया जो केंद्र शील गुण से जिन शील गुणों की उत्पत्ति होती है, केंद्र शील गुणों से जिन शील गुणों की उत्पत्ति होती है उनका इन्होंने नाम क्या दिया? सतहीशील गुण दिया। जैसे देखिएगा ये जो सारे के सारे शील गुण होंगे हम यूं कह सकते हैं दोस्तों ये कैसे शील गुण होंगे? हम यूं सतहीशील गुण होंगे, सतहीशील गुण, सतहीशील गुण। अब देखिएगा सतहीशील गुण का अर्थ क्या है और स्रोतशील गुणों का अर्थ क्या है। अब देखिएगा दोस्तों महात्मा गांधी के पास में एक शील गुण था जिसका नाम क्या था? अहिंसाशील गुण था। हम यूं कह सकते हैं अहिंसाशील गुण। देखिएगा ये अहिंसाशील गुण ये यहां पर रहा। अहिंसाशील गुण हम मान लेते हैं कि अहिंसाशील गुण प्रमुख था। ये अहिंसाशील गुण किस प्रकार का था? स्रोतशील गुण था। इस अहिंसाशील गुण के कारण और कौन से शील गुण विकसित हो गए? हम यूं कह सकते हैं अहिंसा से सहयोग, सहयोग यानी महात्मा गांधी दूसरों का सहयोग भी करते थे। ये सहयोग किसके कारण? अहिंसा के कारण।
इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं मित्रता, इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं दोस्तों सम्मान, इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं जो अहिंसा, हम यूं कह सकते हैं इसके अलावा मजबूत। ये जो शील गुण होते हैं दोस्तों, यानी हम यूं कह सकते हैं जिन शील गुणों की उत्पत्ति स्रोत शील गुणों से होती है उनको क्या कहते हैं, सतही शील गुण कहते हैं। और जो हमारे व्यवहार का जो प्रमुख शील गुण होता है उस प्रमुख शील गुण को हम क्या कहते हैं, स्रोत शील गुण कहते हैं। हाँ, जैसे सत्य बोलना, इसके अलावा ये इसी के कारण हुआ, अहिंसा के कारण ही दोस्तों। सत्य, मजबूत, व्यवहार का मजबूतीपन, सहयोग, मित्रता, सम्मान, ये सारे के सारे कैसे हैं, स्रोतशील गुण है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिएगा केटल के बारे में दोस्तों इतना सा याद रखिएगा, केटल और ओलपोर्ट। ओलपोर्ट ने 2 बताए थे और केटल ने भी 2 बताए थे। केटल ने 2 बताए, उनके बाद में इन्होंने किसी का वर्गीकरण नहीं किया। जो पहला बताया उसका नाम है स्रोत और दूसरा बताया उसका नाम है सतही। कहा कि जो प्रमुख होता है उसका नाम स्रोत दिया। कहा कि इसके कारण कई बार अनेक शील गुणों की उत्पत्ति होती है, उसका इन्होंने नाम क्या दिया, सतही शील गुण दिया। यानी जिस शील गुण की उत्पत्ति इससे मानी जाती है उसका इन्होंने नाम क्या दिया, स्रोत शील गुण दिया। हमारे यहाँ पर मित्रता, मान लो मित्रता प्रमुख शील गुण है, तो मित्रता के कारण कौन कौन से आएंगे, मित्रता होगी तब हम दूसरों की मदद भी करेंगे, दूसरों का सहयोग भी करेंगे, दूसरों का सम्मान भी करेंगे, हमारे पास में प्रतिष्ठा भी होगी, इस प्रकार का होता है। तो दूसरा जो शील गुण दिया, कहा कि जिस शील गुण की उत्पत्ति स्रोत शील गुण से होती है उनको क्या कहते हैं, सतही शील गुण कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं शील गुणों की उत्पत्ति के लिए इन्होंने या शील गुणों की मापन करने के लिए एक मापनी का निर्माण किया जिसे 16 पीएफ कहते हैं। यानी 16 इन्होंने द्विध्रुवीय शील गुण बताए और इनके मापन के लिए 16 पीएफ, पीएफ का मतलब है पर्सनली फैक्टर, यानी 16 व्यक्तित्व कारक बताए हैं। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इस क्लास में आज जितने सिद्धांत पढ़ाए उनके बारे में वापस पढ़िएगा। कल जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये जितने भी बाकी के सिद्धांत हैं और जो व्यक्तित्व का मापन है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। व्यक्तित्व का मापन और बाकी के बचे हुए सिद्धांत, इसी के साथ में जो हमारा टॉपिक है दोस्तों व्यक्तित्व है ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में आपकी मतलब हम यूँ कह सकते हैं थोड़ी बहुत यूनिट बाकी रहेगी। उसके बाद में आपका मनोविज्ञान का जो टॉपिक है दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा, अधिगम का जो पठार होता है वो क्या होता है। दोस्तों अधिगम के जो वक्र होते हैं उस वक्र को ही हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। कोई भी बालक कितने समय में कितना पढ़ पाता है, इसका जब हम वक्र रेखा तैयार करते हैं तो इसे अधिगम का पठार या अधिगम का वक्र कहते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, कल हम फिर मिलते हैं वापस। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.